पूनम, अरे ओ पूनम, मर गई क्या? एक कर्कश स्वर आंगन में गूंजा। जी मामी, बुलाया आपने? पूनम भाग कर आती हुई बोली। तेरे मामा आ गए? जी मामी, अभी थोड़ी देर हुई है, मिठाई लाए हैं। मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाते हुए पूनम बोली। डिब्बा लेकर मिठाई खाते हुए वह बोली, आज क्या नया हुआ है जो यह मिठाई आई? मामी, मैं पास हो गई। इसके लिए मामा जी लेकर मिठाई मुंह से एक ओर निकालकर थूक दी। क्या बेकार स्वाद है इसका, मामी बेहद कसीले स्वर में बोली। उनकी सारी नफरत चेहरे से ही दिखाई पड़ रही थी। क्या करती हो रमा? बच्ची का आज रिजल्ट आया है, इतने अच्छे नंबर लाई है, कुछ तो रहम करो, कम से कम आज के दिन तो छोड़ दो उसको। हां, यह सही है आपका, इस पराई जान के लिए मरे जाते हो और अपने बच्चों को काटने को दौड़ते हो। यह भी मेरी ही बच्ची है, कितनी बार कहा तुझसे। हां, अपने मां बाप को तो खा गई, मेरी छाती पर ही बैठी है। ना जाने कब तक इस मनहूस की शक्ल देखनी लिखी है, मर ही जाए तो बस। सतीश जी चिल्लाकर बोले। उनका हाथ उठते उठते ही रह गया। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की कहानी है एक अनाथ लड़की पूनम की। पूनम एक मासूम लड़की जिसने अपने मां बाप को बचपन में ही खो दिया। जिस उम्र में बच्चे अपनी मां की गोद में हंसना और चलना सीखते हैं, उस उम्र में पूनम ने जीवन की सबसे बड़ी चोट सह ली थी। अनाथ हो जाने के बाद मामा ने उसे अपनी बेटी की तरह संभाला, उसे ढांढस बंधाया। लेकिन हर घर में सब दिल एक जैसे नहीं होते। जहां मामा का जितना स्नेह था, वहीं मामी के दिल में न जाने क्यों पूनम के लिए उतनी ही नफरत थी। मामी से उसे प्यार नहीं मिला, मिला तो सिर्फ ताने, मनहूस, बोझ, पराई जान। और यहीं से शुरू होती है पूनम की दर्द भरी कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पूनम बेटा, पूनम बेटा, कहां हो तुम? सतीश भारद्वाज हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए घर में घुसते हुए बोले। मामा जी, आप आ गए। हाथों को कपड़े से पोंछती हुई पूनम किचन से निकलते हुए बोली। ले बेटा, पहले तू मिठाई खा। जल्दी से मिठाई का एक टुकड़ा उसके मुंह में डालते हुए बोले। किस बात की मिठाई है मामा जी? पूनम ने खाते हुए पूछा। तेरे फेल होने की खुशी में, सतीश जी ने मजाक करते हुए बोला। क्या? पूनम उदास होकर चौंक गई। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा बच्चा कैसे फेल होगा? मुझे तो तुझ पर नाज है बेटा। अरे तूने तो पूरे स्कूल में टॉप किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। सच में मामा जी? अब उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अरे पगली, अब रो क्यों रही है? यह अच्छा है, खुश होती है तो भी रोएगी? तेरी मामी कम है क्या तुझे रुलाने में? खुशी में तो मत रोया कर। सतीश जी ने पूनम के आंसू पोंछते हुए बोला। बस ऐसे ही मामा जी, खुशी में मम्मी पापा याद आ जाते हैं, इसलिए आंसू निकल आते हैं। अच्छा चल, अब रोना बंद कर और यह बता, हिटलर नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? सतीश जी ने माहौल बदलते हुए बोला। मामा जी, आप क्यों मामी जी को हिटलर बोलते हो? कहीं उनको मालूम चला ना तो आपकी और मेरी खैर नहीं। हंसते हुए पूनम बोली। वैसे वह पड़ोस में रीना आंटी के घर गई हैं, बुलाऊं क्या? नहीं, रहने दे, थोड़ी देर घर में शांति रहनी चाहिए। चल, अपने हाथ की अच्छी सी चाय पिला दे। मानव और मनु कहां है? मामा जी, मानव छत पर है और मनु अपनी फ्रेंड के घर गई है। अच्छा, हां सही है, और तू किचन में। धीरे से सतीश जी बोले। बेचारी बिन मां बाप की बच्ची को नौकर बना रखा है। मुझे माफ करना दीदी और जीजा जी, मैं आपकी बेटी को अच्छे से नहीं रख पा रहा हूं। कितनी भी कोशिश कर लूं, रमा के दिल में पूनम के लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। प्यार क्या, उसके लिए तो शायद इंसानियत ही नहीं है। मामा जी चाय, क्या हुआ, कहां खो गए आप? अपने मामा को उदास देखकर बोली। अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही, ये कुछ रुपए रख, कुछ अपने लिए ले लेना। नहीं मामा जी, रहने दो, वैसे भी मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह बोलकर वह वापस किचन में चली गई। मुझे मालूम है बेटा, तुमको यह रुपए क्यों नहीं चाहिए। पूनम, अरे ओ पूनम, मर गई क्या? आंगन में अचानक एक कर्कश स्वर गूंजा।
ऐसा लगा मानो पूरा घर उस चीख से कांप उठा हो। जी मामी, बुलाया आपने? पूनम हड़बड़ाकर भागती हुई आई। उसके छोटे छोटे कदमों में एक डर छिपा हुआ था, जैसे हर पुकार उसके लिए नई कसौटी बनकर आती हो। तेरे मामा आ गए? जी मामी, अभी थोड़ी देर हुई है। मिठाई लाए हैं? वह कांपते हाथों से मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाते हुए बोली। उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी थी, शायद आज उसे कोई मीठा शब्द सुनने को मिले। मामी ने डिब्बा हाथ में लेते ही एक टुकड़ा उठाया और छकते ही बोली, आज क्या नया हुआ है जो यह मिठाई आई? पूनम हल्के कंपन भरी आवाज में बोली, मामी, मैं पास हो गई, इसके लिए मामा जी लेकर। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही मामी ने मिठाई मुंह से निकालकर तुरंत थूक दी। क्या बेकार स्वाद है इसका! उनके स्वर की कसैलापन उनके चेहरे पर फैली नफरत से साफ झलक रहा था, मानो मिठाई नहीं, पूनम की खुशी उन्हें चुभ रही हो। इतने में अंदर से सतीश जी की आवाज आई, क्या करती हो रमा? बच्ची का आज रिजल्ट आया है, इतने अच्छे नंबर लाई है, कुछ तो रहम करो, कम से कम आज के दिन तो छोड़ दो उसको। लेकिन रमा ने तीखे विषैले शब्दों में जवाब दिया, हां सही है आपका, इस पराई जान के लिए मरे जाते हो और अपने बच्चों को काटने को दौड़ते हो। उसके शब्द किसी तीर की तरह हवा में गूंज गए। सतीश जी की आंखों में दर्द उतर आया। यह भी मेरी ही बच्ची है, कितनी बार कहा है तुझसे, पर रमा की कटुता रुकी नहीं। हां, अपने मां बाप को तो खा गई, मेरी छाती पर ही बैठी है, न जाने कब तक इस मनहूस की शक्ल देखने लिखी है, मर ही जाए तो। बस रमा। सतीश जी का हाथ उठते उठते ही रह गया। उन शब्दों ने एक पल में माहौल को पत्थर जैसा भारी कर दिया। गुस्सा, दुख और टूटा हुआ मन सब एक साथ उनके भीतर पिघल गया था। पूनम, जो इतनी देर से दोनों की लड़ाई देख रही थी, अब वहां खड़े होना मुश्किल हो गया था। वह भागकर रोते हुए अपने कमरे में आ गई। तू कभी नहीं सुधर सकती रमा, बस एक बात याद रखना, किसी के दिल को दुखाकर आज तक कोई खुश नहीं रह पाया। बोलते हुए वह पूनम के कमरे की ओर बढ़ गए। पूनम रोज सोचती, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्यों मामी की आंखों में मेरे लिए सिर्फ गुस्सा, ताना और मनहूसियत भरे शब्द ही होते हैं? पूनम बेटा, पूनम, बोलते हुए सतीश जी कमरे में दाखिल हुए। जी मामा जी, आंसू पोंछते हुए पूनम मुस्कुराते हुए बोली, बेटा मैं माफी मांगता हूं तुमसे, जो भी तुम्हारी मामी ने बोला, तुम्हें पता ही है वो कैसी है, कभी नहीं सुधर सकती। पूनम, जो काफी देर से चुप थी, अब बोली, मामा जी मैं ठीक हूं, देखो रो भी नहीं रही, आप प्लीज मेरे कारण उनसे कुछ मत बोला करो, वह भी मुझसे प्यार करती है, बस दिखाती नहीं है, मुझे पता है, और वैसे भी आप सबके अलावा और कौन है मेरा इस दुनिया में। पर बेटा, परवर कुछ नहीं, चलो आप खाना खा लो, बन गया है, मैं आपको परोसती हूं। वैसे आप आज जल्दी दुकान से कैसे आ गए? अरे तुम्हारे रिजल्ट की खुशी में जल्दी वापस आया था, सोचा था सब मिलकर बाहर जाएंगे। यह कैसे सोच लिया था मैंने? उन्होंने यह धीरे से कहा, पर पूनम ने सुन लिया। मामा जी, आपका प्यार मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती गिफ्ट है। मां बाप भगवान ने छीन लिए, पर आपके रूप में मुझे दोनों वापस भी दे दिए हैं। बस आप मेरे लिए मामी से मत लड़ा करो। सतीश जी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे बेटा, बस यही इच्छा है, तुझे अच्छा सा लड़का मिल जाए जो तुझे पलकों पर रखे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऊपर जाकर दीदी जीजा जी को बोल पाऊं कि आपकी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर दी मैंने। आंखों में आया पानी सतीश जी ने छुपा लिया और बिना पूनम को देखे वहां से निकल गए। रमा जी पति से लड़ झगड़ कर टीवी चालू करके गुस्से में बैठी थी, साथ ही बड़बड़ाती भी जा रही थी। इतने में उनकी बेटी मनु फ्रेंड के घर से वापस आ गई। क्या हुआ मम्मी, क्यों भनभना रही हो? सोफे पर फैलती हुई बोली। क्या होगा, जब तक वो मनहूस घर में है तब तक कुछ नहीं होगा। अरे यह मिठाई, वाह, कौन लाया है? यह तो मेरी पसंद वाली है, खाते हुए बोली। उसी मनहूस के लिए लाई गई है। फिर जो भी हुआ था वह सब रमा ने नमक मिर्च लगाकर सुनाया। रमा जी और उनके दोनों बच्चों को भी पूनम का घर पर रहना पसंद नहीं था।
तीनों का बस चले तो पूनम को घर से निकाल दें, पर सतीश जी के रहते यह संभव नहीं था। सतीश भारद्वाज कहने को तो घर के मुखिया थे, पर उनकी पत्नी उन पर हावी होने की कोशिश में लगी रहती थी। सब चीजों को वह हंसकर टाल देते थे, पर जहां बात पूनम की आती, वह बगावत करने तक से पीछे नहीं रहते थे। इनकी एक किराने की दुकान थी, अच्छी खासी आमदनी भी थी। रमा जी, सतीश जी की पत्नी, स्वभाव से बहुत तेज, गुस्सैल, चिड़चिड़ी थी। पूनम इनकी आंखों का कांटा थी। अपनी ननद नंदोई से भी नफरत थी। दरअसल जब शादी करके आई थी तब सतीश जी कुछ खास नहीं करते थे। सारा खर्चा ननद और नंदोई ही उठाते थे, क्योंकि ननद शादी के बाद यहीं पर रहती थी। नंदोई जी का और कोई परिवार नहीं था, वह अनाथ थे। यह बिजनेस भी उनका ही था। बाहर नंदोई देखते थे और घर पर ननद मैनेजमेंट संभालती थी। दोनों ही सतीश और रमा को बहुत प्यार देते थे, पर रमा को शुरू से ही सब बंधन सा लगता। ननद नंदोई से अनचाही जलन और चिढ़ रहती, पर पति कुछ खास नहीं करते थे तो अपने आप को असहाय महसूस करती थी। पूनम का जन्म भी जल्दी हो गया था। वहीं रमा जब 4 साल तक मां नहीं बन पा रही थी तो इस बात ने भी उसके मन की जलन को बढ़ा दिया था। जब पूनम 7 साल की थी तब किसी काम से पूनम के पापा दूसरे शहर गए हुए थे। वहां से लौटते हुए उनकी कार एक खाई में गिर गई और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। और इस खबर को सुनकर पूनम की मम्मी को इतना बड़ा सदमा लगा, हार्ट अटैक से उनकी भी मृत्यु हो गई। रमा की जिंदगी से कांटा तो निकल गया, पर पूनम को देखकर उसकी पुरानी जलन वापस ताजा हो जाती थी। वह पूनम के दिल को दुखाकर शांति महसूस करती थी। रमा जी के 2 बच्चे हुए, एक लड़की जिसका नाम मनु रखा और दूसरा लड़का मानव। यह दोनों भी अपनी मां की ही परछाई थे। एक दिन खाना खाते हुए मामा बोले, बेटा पूनम, ये कुछ कॉलेज के फॉर्म लेकर आया हूं, तू देख ले तुझे कहां ज्वाइन करना है। मामी फिर झर बुझे तीर मारकर बोली, बस पढ़ लिया बहुत, आगे जाकर चूल्हा चौंका ही करना है। इसकी जिंदगी ऐसे ही निकलेगी, देख लेना। और आप बस करो, इस पर पैसे उड़ाना, कुछ नहीं होना है इसका। हो गया बहुत जो होना था। कोई लड़का ढूंढो और हाथ पीले करो और भगाओ इसे यहां से। तुम मुझे मत बताओ क्या करना है, अपना मुंह बंद रखो, समझी? वैसे तुमने एक बात ठीक कही। रमा जल्दी से बोली, शादी वाली बात ना, मेरी नजर में एक लड़का है, मैं कल ही बात करती हूं। घर से भेजने की बात कर रहा हूं, शादी की नहीं। मतलब यही कि रोज रोज की किचकिच से मैं तंग आ गया हूं। अब और नहीं, मैं पूनम को इस शहर से बाहर भेज रहा हूं। इसके बाद इसकी शादी कर दूंगा। अब पूनम इस घर में नहीं रहेगी। तुम लोगों को अब उसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं, और ना ही वो यहां घुट घुट कर जिएगी। खाने पर से उठते हुए बोले। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। इधर लखनऊ में, हेलो सौरभ, चेयर पर बैठते मोनिका ने बोला। सौरभ, जो अब तक अपने मोबाइल में बिजी था, उसने अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखा। ओ हेलो मिस ब्यूटीफुल। उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। अंकुर ने तुम्हारा रेफरेंस दिया था फोटोशूट के लिए। हां, मुझे भी फोन आया था। बोलो कब करवाना है तुमको फोटोशूट? सौरभ बोला। जब भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम हो, फ्लर्ट करती हुई वह बोली। उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, और मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो। अपने दूसरे हाथ को उसके हाथ के ऊपर रखते हुए बोली। ठीक है, फिर कल ही मिलते हैं। टाइम और जगह मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है? दोनों रेस्टोरेंट से अलग अलग बाहर आ गए। सौरभ का घर। रात में डिनर के समय सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। बस सौरभ का ही पूरा फोकस अपने खाने पर है। वो मस्ती से अपना खाना खा रहा है। उसके पापा उमाकांत शर्मा, जिनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जिसको साथ में उनका बड़ा बेटा निशांत संभालता है। निशांत के पापा उमाकांत शर्मा सौरभ को खाना खाते हुए घूर रहे हैं। सौरभ, जी पापा, आगे कुछ सोचा है या जिंदगी भर ऐसे ही आवारा बना रहना है? 2 साल हो गए तुम्हारे स्कूल को कंप्लीट हुए। उस टाइम बोला था कि कुछ दिन में सोचकर बताऊंगा। अभी तुम्हारा सोचना पूरा नहीं हुआ क्या? और क्या दिन भर हाथ में कैमरा लिए घूमते हो? शादियों का सीजन साल भर नहीं होता। अभी भी समय है, कुछ कर लो जिंदगी में।
वरना सब आगे निकल जाएंगे और तुम यहीं कैमरा लिए उन्हीं की शादी की फोटो निकालते रह जाओगे। सौरभ की मम्मी नीलम जी बोली, बस भी करो, समझ जाएगा। आज तुम चुप ही रहो नीलम, तुम्हारी वजह के कारण ही ये ऐसा होता जा रहा है। अभी भी समय है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, समझे? मुझे और कुछ नहीं सुनना। वह उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को नीलम जी ने सूर्यकांत को परेशान देखकर बोला, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? अभी बच्चा ही तो है। क्या बच्चा बच्चा लगा के रखा है? वे कुछ खींच कर बोलते हैं, नीलम, तुम सबने बच्चा बच्चा बोलकर उसको सच में बच्चा बनाकर रख दिया है। कभी कभी मुझे बहुत टेंशन होती है, क्या कभी यह जिम्मेदार बन पाएगा? नीलम प्यार से अपने पति के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, जरूर बनेगा। किसी को आने तो दो उसकी जिंदगी में, फिर देखना। मैं मां हूं उसकी, अपनी जिम्मेदारी खूब निभाएगा, देख लेना। भगवान करे तुम जो बोल रही हो वो सही हो, जिम्मेदारी का एहसास हो जाए बस। और क्या चाहिए मुझे? बाकी तो ठीक है, बस ये और सुधर जाए। सुधर जाएगा, आप सोचना बंद करें, वरना फिर बीपी बढ़ा लेंगे। अब आप सो जाइए। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट पर सौरभ की भाभी कुमकुम और उसकी बहन लवली डाइनिंग पर बैठे हुए थे और नीलम जी सबको परोस रही थी। हेलो एवरीवन, वाओ, आज क्या बना है ब्रेकफास्ट में? चेयर पर बैठती मंजू ने टेबल पर नजर डालते हुए पूछा। हां बेटा, आज सौरभ की पसंद के मेथी आलू के पराठे बने हैं। और कुछ नहीं बनाया आपने? वो क्या है ना, पराठे बहुत ऑयली होते हैं। वह नाक सिकोड़कर बोली, तुम खुद ही क्यों नहीं बना लेती जो पसंद हो? किचन उधर है। सौरभ चिढ़ते हुए बोला, वैसे कभी किचन के अंदर गई हो क्या? अंदर से कैसा दिखता है, देखा है कभी? सौरभ बोला। बस करो सौरभ, चुपचाप अपना नाश्ता करो। नीलम जी बोली। हां मंजू बेटा, पोहा बनाया है। हां, वो मैं खाऊंगी, मंजू बोली। वैसे एक बात बता मंजू, सौरभ खाते हुए बोला। हां पूछो, मंजू बोली। तुम्हारे घर में तुमको खाना नहीं देती आंटी? सीरियस फेस में चेहरे पर उंगली रखे सोचते हुए सौरभ बोला। मंजू ने अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे वह क्वेश्चन समझने की कोशिश में हो। मतलब तुम जो रोज सुबह यहां आ जाती हो खाने, या फिर पैसा बचाया जा रहा है जिससे तुम्हारे लिए दहेज जुटा सके? सौरभ व्यंग में बोला। देखिए ना आंटी, सौरभ क्या बोल रहा है, मैं क्या इतना खाती हूं? सौरभ क्यों छेड़ता रहता है इसको? नीलम जी नकली गुस्से में बोली। चल लवली, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। हां, और वो सूप भी, सौरभ फिर बोला। अब इसका क्या मतलब? मंजू ने पूछा। अरे तुम सुबह सुबह मेरा खून सूप समझ के जो पीने आ जाती हो, वह हंसता हुआ बोला। तुम्हारी तो मैं, चल लवली, वरना मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाएगा। दोनों कॉलेज निकल जाती हैं, नीलम हंसते हुए। क्या सौरभ क्यों तंग करता रहता है बेचारी को? कम ऑन मम्मी, उसे हमदर्दी ना ही रखो आप। वैसे सूप, नीलम जी हंसते हुए। कुछ भी। सभी अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए थे, सबके चेहरे पर हंसी आ ही गई थी। मंजू लवली की फ्रेंड और सौरभ के पापा की दोस्त की बेटी है। लवली सूर्यकांत और नीलम जी की बेटी है, और सौरभ और निशांत दो बेटे हैं। निशांत की पत्नी कुमकुम भी इन्हीं के साथ रहती है। वैसे घर में सबको मंजू पसंद थी सौरभ के लिए, पर सौरभ उसको लवली जैसा ही समझता था। उसके मन में उसके लिए बहन जैसी ही फीलिंग आती थी, इसीलिए वह उसको सिर्फ छेड़ता ही रहता था। रात को डिनर पर, हां तो सौरभ, क्या सोचा तुमने? सौरभ जो मजे से अपना खाना खा रहा था, बीच में रुककर बोला, पापा मैं बोर हो जाता हूं, मुझे नहीं जाना ऑफिस। वैसे भी भैया तो है ना, मुझे अपना कुछ करना है। अच्छा, और यह अपना क्या है, मैं भी तो सुनूं। मैं अपना स्टूडियो खोलना चाहता हूं। सब उसकी ओर देखने लगते हैं, और वो भी दिल्ली में। अब की बार सब चौंक ही जाते हैं। निशांत को तो ठसका ही लग जाता है। कुमकुम जल्दी से पानी का गिलास बढ़ा देती है, और वहीं कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा। उसने अपनी बात खत्म की। अगर मैं परमिशन ना दूं तो? उमाकांत जी बोले। नीलम ने अपने पति के हाथ पर हाथ रखकर
आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट की, अच्छा तुम सबकी बात आपस में हो चुकी है, फिर मैं क्या बोल सकता हूं। गुस्से में सूर्यकांत जी बोले, पापा सौरभ को 4 साल देते हैं, यदि इन 4 साल में उसने अपना नाम कमा लिया तो ठीक है, वरना यह ऑफिस ज्वाइन करेगा, ठीक है ना सौरभ। अब निशांत आगे आकर बोला, हां पापा 4 साल पक्का प्रॉमिस। अब सभी सूर्यकांत जी को मनाने में जुट गए। ठीक है, अब सबका यही फैसला है तो ठीक है, पर याद रखना 4 साल बस। सौरभ और पूनम एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे से अनजान थे। सौरभ ने यहां दिल्ली में आते ही अपना स्टूडियो खोल लिया था और फैशन फोटोशूट करने लगा था। 3 साल बाद सौरभ का काम अब अच्छे से जमने लगा था। वह अपने मॉडल्स और काम में ज्यादा बिजी रहता था। कॉलेज में उसका एक अच्छा फ्रेंड बन गया था, कमल। कमल मिडिल क्लास फैमिली से था, जिसकी फैमिली गांव में रहती थी। कमल सौरभ की पढ़ाई में खूब मदद करता था। पूनम यहां बैठी क्या सोच रही हो, निशा ने पूछा। निशा पूनम की अच्छी सहेली और रूम पार्टनर थी, वह भी उसी के शहर से थी। कुछ नहीं यार, मैं सोच रही हूं कि पढ़ाई के साथ कोई जॉब मिल जाए तो अच्छा होगा। कैसी जॉब? तुझे जॉब क्यों करनी है? तेरे मामा तो अच्छे हैं ना, हर महीने पैसे भेजते हैं, फिर क्यों? यार बात पैसों की नहीं है, मैं खुद कमाना चाहती हूं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूं। यह दिल्ली है दिल वालों की, यहां काम की कमी नहीं है, बस इंसान में टैलेंट होना चाहिए। मतलब यह है माय डियर फ्रेंड, तू बहुत अच्छा कुक है, कहकर वह हंसने लगी। कुक? क्यों पहेली बुझा रही है, साफ साफ बोल। पूनम झुंझलाकर बोली, अरे यार मैंने तेरे हाथ का खाना टेस्ट किया है, तो तू रेस्टोरेंट में शेफ के लिए ट्राई क्यों नहीं करती? रेस्टोरेंट? हां, पर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। खाना बनाने के लिए हुनर चाहिए, डिग्री नहीं, निशा बोली। पर कोई मुझे जॉब देगा? यार मेरे पहचान वालों में से एक है जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है, उससे बात करूंगी, कोशिश करूंगी। हां यार प्लीज मिल जाए तो अच्छा है, पूनम ने रिक्वेस्ट की। अब इधर निशा उस रेस्टोरेंट में बात कर लेती है। रेस्टोरेंट वाले पूनम का इंटरव्यू लेते हैं, साथ ही उससे कुछ डिशेस बनवा कर देख लेते हैं। उनको उसका काम पसंद भी आ जाता है। पूनम बाकी सब ठीक है, तुम यहां पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो, पर पेमेंट तुमको उसी हिसाब से मिलेगी। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। और हां, यहां हमारा होटल एक अच्छा वेजिटेरियन होटल्स में से एक है, तो कभी कभी रश भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में तुमको कभी कभी वेटर्स का जॉब भी करना पड़ेगा। पूनम सोच में पड़ जाती है, पर हां बोल देती है। ओके, फिर कल से आ जाना इधर। हेलो सौरभ, पहचाना या भूल गए? फोन पर एक लड़की की आवाज सुनकर सौरभ मुस्कुरा दिया। सुबह सुबह मेरा खून पीने वाली लड़की को कैसे भूल सकता हूं? और कैसी है भुक्कड़? क्या यार सौरभ, कुछ भी मत बोलो, वो रूठते हुए बोली। अच्छा चल बता कैसी है? मैं अच्छी हूं, पता है, मैं यहीं आई हूं पापा के साथ, सोचा तुम्हारी खबर ले लूं। अच्छा मिलेंगे क्या? हां चल मिलते हैं फिर लंच पर। सच्ची? तुम मुझे लंच पर ले जाओगे? हां, जन्म जन्म की भूखी जो हो, वहां ब्रेकफास्ट तक हमारे घर पर करती थी। चल आज तुझे लंच भी करवा देता हूं, वह हंसते हुए बोला। हाय सच्ची, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझे लंच पर ले जा रहे हो। हे भुक्कड़, सोच पर लगाम दो, हम दोनों नहीं जा रहे। आज अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पर जा रहा हूं और तुझे भी इनवाइट कर रहा हूं, समझी? मतलब वो लोग भी हमारे साथ जाएंगे? नहीं, तुम उन लोगों के साथ जाओगी, हमारा प्लान पहले से था। ठीक है, रहने दो फिर, मुझे नहीं जाना। अरे यार नाराज क्यों हो रही हो, मिलो तो सही। मेरे फ्रेंड्स की कंपनी अच्छी है, ट्रस्ट मी, बोर नहीं होगी। एड्रेस दो, मैं तुझे पिक कर लूंगा और अंकल से भी मिल लूंगा। ठीक है, मैं मैसेज करती हूं। रेस्टोरेंट में यही पूनम जॉब करती है। सौरभ और मंजू अंदर आते हैं। यहां तो आज काफी भीड़ है, सौरभ ने चारों ओर देखते हुए बोला। चलो
फिर किसी और रेस्टोरेंट चलें। नहीं, रहने दो, सब निकल चुके हैं, आते ही होंगे। इतने में वहां का मैनेजर आकर उनको अटेंड करता है। दिस वे सर। थोड़ी देर में उसके बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। उनमें से एक कमल भी था। वहीं अंदर मैनेजर पूनम से कहते हैं, पूनम जी, सर आज रश ज्यादा है, तुम जाकर कुछ टेबल से ऑर्डर ले लो। ओके सर। वह किचन एप्रन निकालकर सर्विंग एप्रन पहन लेती है। सौरभ की टेबल के पास आकर पूनम बोली, गुड आफ्टरनून सर। सर आपका ऑर्डर। सौरभ पहली बार पूनम को देखता है। गोल चेहरा, गोरा दूध जैसा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, नाजुक गुलाबी पतले होंठ, चेहरे पर एक चुंबकीय आकर्षण। वह एक पल के लिए सब भूल ही जाता है, फिर होश आता है। तभी पूनम और कमल की नजरें मिलती हैं। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और हल्की सी स्माइल दे देते हैं। यह सौरभ देख लेता है। वो ऑर्डर लेकर वह दूसरी टेबल्स पर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद कुछ काम के लिए सौरभ अपना वॉलेट देखता है। हे, मेरा वॉलेट कहां गया? तुम गाड़ी में तो नहीं छोड़ा है? कमल ने पूछा। नहीं, मैं यहां लाया था, याद है मुझे। वह आसपास देखता है पर वॉलेट नहीं मिलता। तभी कहीं उस वेटर ने तो नहीं उठाया जो ऑर्डर लेने आई थी। वह आंखें छोटी कर गुस्से में बोला, हां वही थी थोड़ी देर पहले। कमल कहता है, पागल है क्या? वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देख कहां गई। हां यूं, इधर आओ। कमल कुछ बोल पाता उससे पहले सौरभ ने आवाज लगा दी, जी सर, आपका ऑर्डर बस आता ही होगा। मेरा वॉलेट तुमने उठाया? वॉलेट मतलब? अरे मेरा पर्स। नहीं सर, मैं क्यों लूंगी? क्योंकि तुम यहां थी थोड़ी देर पहले। सर, इस हिसाब से तो आप सब एक दूसरे के साथ और पहले से भी थे, फिर मैं ही क्यों? सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वह आगे बोली, सर मैं चोर नहीं हूं, एम्प्लॉय हूं। मैंने आपका वॉलेट नहीं लिया। इतने में मैनेजर भागता हुआ आया। क्या हुआ सर? मेरा वॉलेट इसने लिया, सौरभ बोला। मैनेजर हैरानी से पूनम को देखता है। नो सर, मैंने नहीं लिया, मैंने तो देखा भी नहीं। वह अब रुवासी हो गई। मैनेजर ने लोगों को बुलाकर आसपास चेक करने को बोला। टेबल के पास फ्लावर पॉट रखा था, वही सौरभ बैठा था। उसके पीछे वॉलेट गिर गया था। दरअसल जब वह ऑर्डर दे रहा था, वॉलेट हाथ के पास रखा था। हाथ लगने से वह नीचे गिरा और पॉट के पीछे चला गया। देख लिया सर, मैंने आपका वॉलेट नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूं। यह कहकर रोते हुए पूनम वहां से भाग गई। सौरभ को बहुत गिल्ट हो रहा था कि बिना जाने इल्जाम लगा दिया। कमल भी नाराजगी से उसे देख रहा था। सब वापस लौट आए। सौरभ भी मंजू को छोड़कर अपने फ्लैट आ गया। अगले दिन कॉलेज में, हेलो पूनम, कमल ने आवाज दी। पूनम जो क्लास में जा रही थी मुड़ी। हेलो, कल के लिए सॉरी, जो भी वहां हुआ। आप किस बात की सॉरी बोल रहे हैं? आपने क्या किया? मतलब आपने माफ किया? वही तो, किस बात की माफी? जब आपने कुछ कहा ही नहीं तो माफी किस बात की? मेरा नाम कमल है, उसने हाथ आगे बढ़ाकर कहा। हाय, मेरा नाम पूनम है। मुझे पता है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स। चलो अब मुझे जाना है, मेरी क्लास है। ओके, मिलते हैं फिर, कमल बोला। कुछ दिनों में कमल और पूनम की अच्छी दोस्ती हो गई। कमल, पूनम, निशा और रोहित, इन सब का एक अच्छा ग्रुप बन गया। सौरभ को उस दिन से बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। वह सोच रहा था कि उस लड़की से मिलकर उससे माफी मांग लेगा। कुछ दिन उसके बहुत बिजी रहे, जिससे वह पूनम के पास ना जा सका। एक दिन कॉलेज में सौरभ कुछ काम से आता है। सौरभ कॉलेज सिर्फ नाम के लिए आता था। उसका काफी सा काम कमल ही करवाता था। वह तो बस अपने स्टूडियो के काम में ही लगा रहता था। कॉलेज में वह कमल और पूनम को साथ देख लेता है और चुपचाप अपना काम करके वापस चला जाता है। उसी दिन रात को कमल को मिलने बुलाता है। बातों ही बातों में, यार तू उस रेस्टोरेंट वाली लड़की को जानता है क्या? कमल पीते हुए रुककर सौरभ की तरफ देखता है। हां, एक ठंडा सा एक्सप्रेशन देते हुए। क्यों, आज तुझे उसकी याद आ रही है? कमल की बात बीच में ही काटकर, तू कैसे जानता है उसे? अपने कॉलेज की है। अच्छा, कभी देखा तो नहीं? तूने कॉलेज देखा है कभी अच्छे से?
वो फीकी हंसी। हंसा मजाक है, चल अब तू मजाक उड़ा ही रहा है। तो आई प्रॉमिस इस साल मैं कॉलेज ज्यादा आऊंगा, रोज तो नहीं पर हां आऊंगा। कमल कुछ नहीं बोला, सामने देखता रहा। दूसरे दिन कॉलेज में जब कमल, पूनम और बाकी सब कैंटीन में बैठे थे, तभी सामने से सौरभ की एंट्री होती है। हाय कमल। हेलो सौरभ। पूनम देखकर चौंक जाती है। यार मिलवाओगे नहीं अपने ग्रुप से? हां, ये पूनम, निशा, रोहित है और ये मेरा दोस्त सौरभ। हेलो फ्रेंड्स, सौरभ पूनम की ओर देखकर बोला। इस तरह सौरभ भी उनके ग्रुप में शामिल हो गया। पूनम तो उससे दूर दूर ही रहती थी। वैसे उसने उस दिन के लिए बहुत बार माफी भी मांग ली थी, पर पूनम को सौरभ पसंद ही नहीं आता था। इसका एक कारण उसकी इमेज भी थी। वह थोड़ी प्लेबो वाली थी। वहीं सौरभ को उसका खुददार होना भाने लगा था। वह सबसे अलग लगती थी। उसको देखकर वह कुछ अलग सा महसूस करता था। उसके आसपास रहना ही सुकून सा देता था। एक बात बता कमल, यह तेरा और पूनम के बीच कुछ सीन है क्या? सौरभ कमल की ओर देखते हुए बोला। मेरा और पूनम का? पागल है क्या? कमल थोड़ा हंसते हुए बोला। वैसे भी इन सब चक्करों से मैं दूर ही रहता हूं। मेरे लिए नहीं बने ये सब, वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है, बस। सौरभ कमल के चेहरे पर आए भावों को समझने की कोशिश कर रहा था। वैसे तू क्यों पूछ रहा है? बस ऐसे ही, सौरभ ने बिना भाव लाए बोला। फिर बोला, तू मेरे फ्लैट पर शिफ्ट हो जा। क्यों? बस ऐसे ही, फ्लैट में अकेला ही रहता हूं, तू साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। मेरी भी इच्छा होगी घर आने को, कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। सौरभ मजाक के मूड में आंख मार के बोला। साले! कमल उसके पीछे भागता हुआ बोला। बच गया, सौरभ एक तरफ होते हुए हंसते हुए बोला। वैसे मैं आ जाऊंगा तो तेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? तुम्हारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। वो सब तो कब का खत्म हो गया, अब कोई अफेयर नहीं, सब टाइम पास था यार। कर लिया टाइम को पास, अब थोड़ा करियर पर ध्यान दे ले, वरना वापस जाकर पापा काम से लगा देंगे। काम से लगा देंगे या काम पर लगा देंगे? कमल ने छेड़ा। हां वही, सौरभ हंसते हुए बोला और वापस अपने फ्लैट में आ गया। हॉस्टल में पूनम के पास मामा जी का फोन आता है। हेलो मामा जी, कैसे हैं आप? आप बीपी की दवाइयां समय पर तो ले रहे हैं ना? और घर पर सब कैसे हैं? अरे सब ठीक है, ब्रेक तो ले, मामा जी हंसते हुए बोले। तुम कैसी हो बेटा? तुम्हारी कमी खलती है बस, बाकी सब तो ठीक है। मामा जी उदास होते हुए बोले। अच्छा सुन, इन सब बातों को तू जरूरी बात ही भुला देगी। मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है मैंने, सब बहुत अच्छा है, अच्छे घर का, समझदार लड़का है, तू वहां बहुत खुश रहेगी। यह सुनकर पूनम के चेहरे पर उदासी आ गई। मामा जी, इतनी जल्दी शादी? अरे नहीं बेटा, अभी नहीं, तेरा ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद करेंगे, पर अभी वो लोग बस फिक्स करने को बोल रहे हैं। आपको जैसा ठीक लगे मामा जी, पूनम थोड़ा उदास होकर बोली। नहीं बेटा, तू पहले उससे मिल ले, देख ले, समझ ले, फिर आगे बात करेंगे। मैं तुझे उसकी फोटो भेजता हूं, तू देख ले, मिल ले, अगर तुझे पसंद आएगा तो ही आगे बढ़ूंगा, समझी? जी मामा जी। चल अब रख फोन, मैं फोटो सेंड करता हूं। पूनम फोटो देख ही रही थी, तभी निशा ने उसके हाथ से फोन छीन लिया, जो उन दोनों की बहुत देर से बात सुन रही थी। जनाब की फोटो तो अच्छी है, विशाल नाम भी अच्छा है। पूनम वापस से फोन लेकर साइड में रख देती है। चल तैयार हो, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। फिर एक दिन सभी लोग क्लब जाकर एंजॉय करने का प्लान बनाते हैं। यार ज्यादा रात हो जाएगी तो वार्डन अंदर नहीं आने देगी, पूनम ने अपनी बात रखी। एक काम करते हैं, गीत भी साथ जा रही है, आज रात उसके फ्लैट में रुक जाएंगे, कल सुबह वापस हॉस्टल। और वार्डन से क्या बोलेंगे? यार बोल देंगे कुछ अच्छा सा झूठ, तू मेरे ऊपर छोड़ वो सब, तू बस चल। सभी गर्ल्स गीत के फ्लैट से तैयार होकर क्लब में पहुंचती हैं। पूनम ने पहली बार लेंथ ड्रेस पहनी थी, ब्लू कलर की ड्रेस, खुले कमर तक लंबे बाल, हल्का सा मेकअप उसके रूप को और निखार रहा था। यहां बॉयज भी अपने टाइम से पहुंचे। पूनम बहुत सुंदर लग रही थी, सौरभ की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। सभी वहां अपनी मस्ती में मस्त हो गए, कुछ डांस करने लगे, कुछ अपने दूसरे दोस्तों से मिलकर बात करने लगे।
पूनम और निशा एक टेबल पर बैठ गईं। दोनों ने ऑर्डर करके अपने लिए ड्रिंक मंगवाई, जिसे वेटर दे गया। गीत दोनों को डांस फ्लोर पर ले जाने के लिए बुलाने आई, पर पूनम ने मना कर दिया। पर निशा चली गई। पूनम वहीं अकेले बैठी रही, फिर अपना ड्रिंक पीने लगी। साथ ही डांस फ्लोर पर दोनों को डांस करते हुए देखने लगी। साथ ही उसकी नजरें किसी और को भी ढूंढ रही थीं। कमल के कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे, जिनसे बात करते हुए वह थोड़ा अलग खड़ा हो गया। सौरभ भी थोड़ा दूर बैठा अपने फ्रेंड्स को कंपनी दे रहा था, पर बीच बीच में उसकी नजरें पूनम को देख रही थीं। तभी सौरभ को उसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है। वह उसके साथ बिजी हो जाता है और कुछ पल के लिए उसका ध्यान पूनम से हट जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसका ध्यान पूनम पर जाता है, वह उसे ढूंढने लगता है। अचानक उसे लगता है कि पूनम अभी अभी बाहर निकली है। उसे ब्लू ड्रेस में एक लड़की दिखती है, जो किसी लड़के के साथ बाहर जा रही है। पीछे से दोनों का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। सौरभ मन ही मन सोचता है, क्या पूनम कमल के साथ है? क्या दोनों के बीच कुछ है? यह सोचकर उसे दुख महसूस होता है। वह सोचता है, ये लोग जा कहां रहे होंगे? उत्सुकता बढ़ने पर वह उनके पीछे जाता है। वह बाहर भागकर आया और दोनों को ढूंढने लगा। पार्किंग में उसे पीछे से पूनम जाती हुई दिखी, लड़खड़ाती हुई। यह ऐसे क्यों चल रही है? और यह तो कमल नहीं लग रहा। ऐसा सोचकर वह तेजी से उनकी ओर भागता है। लड़का जो साथ में था वह भी नशे में था और पूनम के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा था। पार्किंग में रुककर उसने जैसे ही पूनम को चूमने के लिए उसके चेहरे को पकड़ा, वैसे ही सौरभ ने पीछे से पूनम को खींच लिया और आगे आकर उस लड़के के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। वह लड़का वैसे ही नशे में था, मुक्का सहन नहीं कर पाया और वहीं ढेर हो गया। सौरभ ने पूनम को घूर कर देखा तो उसे वह नशे में लगी। इसने कैसे पी ली, सोचते हुए वह पूनम को वापस ले जाने लगा। दरअसल वेटर ने गलती से किसी और का आर्डर पूनम को दिया था। वहीं पूनम उस लड़के को बेहोश पड़ा ही देख रही थी। फिर सौरभ की तरफ मुड़कर ठुनकते हुए बोली, तुमने उसे क्यों मारा? वो मुझे ले जा रहा था, अब मैं कैसे जाऊंगी? सौरभ, चलो पूनम वापस चले। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वापस। बोला ना, मुझे नहीं जाना है, पानी में चलना है। वह बच्चों जैसे ठुनकते हुए बोली, तुमने इसको क्यों मारा? अब मैं किसके साथ जाऊंगी? अच्छा, हम कल चलेंगे, अभी चलो वापस। वो मनाते हुए बोला, नहीं, बोला ना, मुझे अभी जाना है, मुझे पानी देखना है। अब तुम ही ले जाओगे सौरभ, क्योंकि इसको तुमने ही मारा है। वह धमकी भरे लहजे में बोली, ठीक है मेरी मां, चल, मैं ही तुझे ले जाऊंगा। बस, अब खुश? वो आगे आने को हुई तो लड़खड़ा गई और गिरने को हुई। तभी सौरभ ने उसको संभाल लिया, पर इसी बीच उसका मोबाइल हाथ से गिर गया और टूट गया। सॉरी सौरभ, मेरे कारण तुम्हारा मोबाइल टूट गया, वह बच्चों जैसे मुंह बनाकर बोली। सौरभ ने कुछ नहीं बोला और उसका हाथ पकड़कर अपनी कार तक लाया और दरवाजा खोलकर कार में उसको बैठा दिया। खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वहां से बाहर आ गया। पूनम सीट पर पैरों को फोल्ड करके बैठ गई, जिससे उसकी ड्रेस थोड़ी और ऊपर हो गई। ठीक से बैठी रहो, यह देखकर सौरभ बोला। एक हाथ से उसके पैर ठीक किए। पूनम ठीक से तो बैठ गई, फिर थोड़ी देर बाद उठकर आगे की ओर झुककर गौर से देखने लगी। अब क्या है? मैं देख रही हूं, तुम सही जगह ले जा रहे हो कि नहीं? अच्छा, तुमको क्या लगता है तुमको किडनैप करूंगा? मुझ पर विश्वास नहीं है और उस लड़के के साथ जा रही थी। तुमको किस करने वाला था वो? अच्छा, किस किस करना है मुझे? आज तक मैंने नहीं किया। वह मदहोशी में हंसते हुए बोली और आगे सौरभ की ओर झुकते हुए बोली। एक हाथ से सौरभ ने फिर उसको सीट पर बैठा दिया। इस बार उसकी सीट बेल्ट भी बांध दी। थोड़ी देर बाद वह दोनों सौरभ की पसंदीदा जगह पहुंचे। शांत, सुंदर सी जगह। यह देखकर पूनम खुशी से पागल हो गई। वह जल्दी से सीट बेल्ट खोलकर बाहर आ गई। उसके बच्चों जैसी खुशी देखकर सौरभ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूनम बिल्कुल बच्चों जैसी खुश हो रही थी। कभी इधर भागती, कभी उधर भागती, कभी उसको पकड़ने की कोशिश करती। तभी उसको अपने मोबाइल का ध्यान आया और पॉकेट से निकालकर उसको उलट पुलट कर देखने लगा।
तभी वापस से उसका ध्यान पूनम की ओर चला गया। वह वाटर पार्क में एक बच्चे की तरह खेल रही थी। सौरभ ने देखा तो उसको वहां से खींच कर ले आया। देखा, उसके सारे कपड़े भीगे हुए थे। उसने पीछे सीट से अपना कोट पूनम को पहना दिया, फिर कलाई पकड़कर कार तक लेकर आया। आगे बैठाकर इस बार उसने सीट बेल्ट बांध दी, फिर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पूनम थोड़ी देर बाद वैसे ही सो गई। नशे की हालत में पूनम ने सौरभ को अपनी सारी कहानी बता दी। कैसे उसकी मामी उसे परेशान करती है, कैसे उसकी मम्मी पापा उसको छोड़कर चले गए। सारी कहानी रोते हुए बता दी। ड्राइव करते समय सौरभ के चेहरे पर एक स्माइल थी। वह पूनम की ओर देखकर धीरे से बोलता है, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। इन सब बातों में उसको ध्यान ही नहीं रहा कि सब लोग उनको ढूंढ रहे होंगे। उसने किसी को अभी तक कुछ नहीं बताया था। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी वापस क्लब की ओर मोड़ दी। उसने सबको जो भी हुआ वह बता दिया, पर जो भी पूनम और उसके बीच हुआ उसको छिपा लिया। सबको गीत के रूम में छोड़कर वापस अपने फ्लैट पर आ गया। सोते हुए भी उसके दिमाग में रात के वो सारे पल घूमने लगे जब पूनम उसके साथ थी। सोचते सोचते वो गहरी नींद में सो गया। सुबह, ओ गॉड, मेरा सिर। पूनम सिर पकड़कर बोली, हां, अब पियोगी तो यह सब तो होगा ही ना। निशा ने चिढ़ते हुए बोला, क्या बोल रही है यार, मैं क्यों पीऊंगी? मतलब तुमने खुद से नहीं पी? नहीं, पूनम ने सीधे बोला। तो इसका मतलब किसी ने तुम्हें जानबूझकर पिलाई थी? हूं, निशा डिटेक्टिव के अंदाज में बोली। कौन करेगा ये यार, और उसको क्या मिलेगा? निशा ने अपनी आंखों को पूनम के शरीर पर ऊपर से नीचे तक घुमाई, जैसे बोल रही हो तुम। पूनम ने आंखें बड़ी करके देखा। और नहीं तो क्या, निशा बोली, और कल रात का सारा वृतांत सुना दिया, जो भी सौरभ ने बताया था। निशा को लग रहा था कि सौरभ ने ही पूनम को अल्कोहल पिलाई थी। पूनम ने कल की बातों को याद करने की कोशिश की, पर उसको सब धुंधला सा याद आ रहा था। बस ये याद था कि वह किसी पार्क में थी। पर मुझे तो बस वाटर पार्क में घूमना ही याद है। सौरभ ने कोई बदतमीजी नहीं की मेरे साथ, सोचते हुए पूनम बोली। तो आगे से ध्यान रख, निशा ने जवाब दिया। पूनम की साथी निशा भी सौरभ को उसकी इमेज के चलते पसंद नहीं करती थी। एक दिन हॉस्टल में पूनम के पास मामा जी का फोन आता है और वह बताते हैं कि विशाल तुमसे मिलने परसों दिल्ली आएगा। विशाल और पूनम एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। पूनम, कुछ अपने बारे में बताओ। कॉफी पीते हुए विशाल उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या बताऊं? आप पूछ सकते हो जो भी आप जानना चाहते हो। पूनम ने जवाब दिया, तुम यहां इतने बड़े शहर में अकेली हॉस्टल में रहकर पढ़ रही हो तो कुछ तो होगा। अगर बताना चाहो तो बता सकती हो। मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझी। अरे मतलब अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। अच्छा चलो, मैं सीधे ही पूछ लेता हूं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? पूनम को बड़ा आश्चर्य हुआ। जी नहीं, मेरे फ्रेंड्स जरूर हैं, पर कोई भी उनमें ऐसा नहीं है जिनसे मेरा खास कोई रिश्ता हो। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अरे मेरा मतलब था कि तुम इतने बड़े शहर में हो जहां यह सब तो कॉमन है और तुम दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो। उसने बात बीच में ही छोड़ दी। पूनम ने उसकी तरफ देखकर उत्तर दिया, यह जरूरी तो नहीं कि मैं दिल्ली में रह रही हूं तो बॉयफ्रेंड ही बनाऊंगी। संस्कार भी तो कुछ होते हैं। बात तो तुम्हारी पॉइंट की है। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि यह शादी तुम अपनी मर्जी से करना चाहती हो, कोई जबरदस्ती तो नहीं? नहीं, मेरे मामा जी ने यह रिश्ता मेरे लिए ढूंढा है और वह मेरे लिए जो भी करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मेरे मामा मेरे लिए पिता समान है। गुड, विशाल बोला। और कुछ तो नहीं छुपा है जो मुझे बाद में मालूम पड़े? मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट और पुरानी सोच वाला हूं। पूनम मन ही मन। यार पूनम, ये तो सख्त टाइप का बंदा है। अगर इसको अपनी जॉब के बारे में बताया तो ना जाने क्या सोचेगा। और अगर यह पता लग गया कि मैं कभी कभी वेटर का काम भी करती हूं तो नहीं, रहने ही दे, बाद में सोचूंगी।
कहां खो गई हो आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर चले, मुझे वापस निकलना है। मामा जी ने फोन पर विशाल के बारे में पूछा तो पूनम ने भी शादी के लिए हां बोल दी। एक रात को सौरभ अपनी बिजनेस मीटिंग के चलते एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। उसकी चेयर एक पिलर के पास थी। उसको पिलर के पीछे किसी की आवाज सुनी हुई सी लगी। उसने उत्सुकतावश पिलर के पीछे से झांक कर देखा तो उसको निशा दिखाई दी। सामने बैठे लड़के ने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ रखा था और वह एक कपल जैसा बिहेव कर रहे थे। उसने बहाने से लड़के का चेहरा देखा तो उसको वह कुछ पहचाना हुआ सा लगा। क्या हुआ सौरभ? सामने बैठे शख्स ने पूछा, जो मीटिंग के लिए आया था। एनी प्रॉब्लम? नो नो नथिंग, बस ऐसे ही कुछ। वेल, आपका प्रपोजल मुझे अच्छा लगा, मैं आपको कल कंफर्म करता हूं। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट, सौरभ बोला। दोनों बाहर आ गए। सौरभ भी अपने फ्लैट पर आ गया। उसने एक नजर कमल पर डाली जो अपने बेड पर चैन से सो रहा था। वह चेंज करके बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसके दिमाग में अभी भी निशा और वह लड़का घूम रहा था। सोचते सचते उसको अचानक से कुछ याद आया। वह जल्दी से अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगा, फिर जल्दी से आकर अपना लैपटॉप ऑन करके बैठ गया और जल्दी जल्दी कुछ ढूंढने लगा। फिर लैपटॉप बंद करके कुछ सोचा और सब साइड में रखकर सो गया। दूसरे दिन वह कॉलेज गया और निशा को ढूंढने लगा। निशा सब लोगों के साथ कैंटीन में बैठी मिली। हेलो निशा। हेलो सौरभ। निशा ने सड़े मुंह के साथ उसको विश किया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम साइड में चलो। सौरभ, क्या बात है? और जो भी बात हो वह यहीं बोल दो। मुझे तुमसे 2 मिनट अकेले में कुछ बात करनी है। चलो तो सही, प्लीज। निशा उठकर साइड टेबल पर बैठ जाती है। यह सब देख रही पूनम आंखें छोटी करके मन में बोलती है, इसको निशा से क्या काम आ पड़ा? कहीं इसको भी तो पार्क में नहीं ले जा रहा? जासूस दिमाग एक्टिव होने लगा। निशा, तुमसे साफ साफ बात करूंगा। कल मैंने तुमको एक रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ देखा था, वह अभिनव था ना? निशा ने आश्चर्य से देखा। तुम जानते हो उसे? हां, देखो निशा, वो लड़का बिल्कुल सही नहीं है, दूर रहो उससे। यह सुनकर निशा का गुस्सा बढ़ गया। वह उस पर चिल्लाते हुए बोली, अभिनव एक अच्छा लड़का है और तुम खुद पहले अपने आप को देख लो, बाद में किसी और को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना। इतना सुनने के बाद भी वह प्यार से ही बोला, देखो निशा, यहां यह मैटर नहीं करता मैं कैसा हूं, तुम तो अच्छी हो ना, इसीलिए बोल रहा हूं। वो तुम्हारे लायक नहीं है। इनफैक्ट वो लोग खतरनाक लोग हैं, दूर रहो उनसे। सौरभ कुछ देर सोचकर बोला, ठीक है, तुमको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? मैं तुमको 2 दिन में उसकी असलियत का प्रूफ लाकर दिखाता हूं, पर तब तक तुम उससे नहीं मिलोगी। यह बोलकर वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जैसे वो उसकी हां का इंतजार कर रहा हो। निशा ने कुछ सोचकर अपनी गर्दन हां की डायरेक्शन में हिलाई। और तुम इस बात को अपने तक ही रखोगी, किसी से कुछ नहीं बोलोगी, वरना मैं जो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, ऐसा ना हो वह मुश्किल बढ़ा दे। ठीक है, सौरभ ने बोला। हां ठीक है। यह बोलकर सौरभ तेजी से बाहर चला गया। बहुत देर से पूनम, जो दूर बैठी उन दोनों के एक्सप्रेशन देखकर उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, वो निशा के पास आकर बोली, क्या बोल रहा था यह? कुछ नहीं, तू चल, बाद में बताती हूं। यह बोलकर निशा ने बात को टाल दिया। रात को हॉस्टल में पूनम सो गई थी, पर निशा को नींद नहीं आ रही थी। उसको अभिनव की बात याद आ गई। बेबी, मेरा परसों बर्थडे है, मैंने सबको अपनी तरफ से एक पार्टी दी है, मैं चाहता हूं तुम भी सबको वेलकम करो। सबको भी तो मालूम होना चाहिए ना कि मेरी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड है। पर अभिनव, मैं कैसे जाऊं? हॉस्टल में इतनी रात को आने जाने की परमिशन नहीं मिलती। वो मैनेज करना तुम्हारा काम है, पर तुमको आना ही पड़ेगा, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। वो बच्चों जैसे फेस बनाकर बोला, ठीक है अभिनव, मैं आऊंगी। वो हंसकर बोली। यह सब सोचकर निशा बेचैन हो गई। दिल और दिमाग में मानो जंग छिड़ गई हो। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचते सचते सो गई। वो दिन ऐसे ही बेचैनी में निकल गए।
अभिनव के बर्थडे पार्टी वाले दिन निशा को दिन में मैसेज आता है, शाम को 8 बजे तुमको लेने आऊंगा। निशा देखकर सोच में पड़ जाती है। कहां खोई हो तुम आजकल? पूनम ने उसको ऐसे देखकर पूछा। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अच्छा, तुम शाम को अपने अंकल के घर जा रही हो ना? निशा पूनम की ओर देखने लगी। निशा ने अभिनव के बारे में किसी को नहीं बताया था। पूनम को भी उसने झूठ ही बोला था कि वह अपने अंकल के घर जाएगी। ऐसे क्या देख रही हो, बताओ? हां, सोच तो रही हूं। अच्छा। मुस्कुराती हुई पूनम टॉवल लेकर बाथरूम की ओर चली गई। रात को निशा तैयार हुई। दिल फिर दिमाग से हार गया था। वह सोचते सचते हुए पार्किंग की तरफ जाने लगी। जिस ओर से वह आ रही थी वहां कम रोशनी थी। अभिनव ने उसी जगह का बोला था। वह अभिनव के पास पहुंचने ही वाली थी कि अभिनव, जो कार के बाहर खड़ा बोनट पर टिक कर खड़ा हुआ था, उसके पास एक कॉल आता है। निशा अपनी जगह रुक जाती है। अभिनव फोन पर, हां यार, आ रहा हूं ना, बिल्कुल सब्र नहीं है क्या? बेहूदगी से हंसता हुआ बोला। नहीं, अभी तक नहीं आई, आती ही होगी। चल रख फोन और मेरी पेमेंट रेडी रखना। फोन रख दिया। पीछे अंधेरे में खड़ी निशा की जान हलक में ही अटक गई। आंखों से आंसू बहने लगे। हिम्मत करके वो धीरे से वापस जाने को मुड़ी। तभी पीछे से, अरे तुम वहां कहां जा रही हो? पीछे से अभिनव ने पुकारा। यह सुनकर निशा वहीं जमी रह गई। ना, नहीं, वो मैं। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकली, चलो अब लेट हो रहा है, पार्टी शुरू होने वाली है। अभिनव ने उसकी बांह पकड़ी। वो उसको कार में बैठने को ही हुआ, तभी किसी ने पीछे से बोला, 1 मिनट अभिनव। दोनों ने नजर उठाकर देखा तो सामने सौरभ खड़ा था। यह देखकर निशा हाथ छुड़ाकर भागकर सौरभ के पीछे खड़ी हो गई और झांक कर अभिनव की ओर देखने लगी। अभिनव पहचानते हुए बोला, तुम सौरभ हो ना? सही पहचाना? सौरभ बोला। अभिनव ने फिर एक बार ट्राई किया। चलो बेबी, लेट हो रहा है। बोलते हुए वह वापस निशा की ओर बढ़ा। निशा नहीं जाएगी, सौरभ ने जवाब दिया। देख सौरभ, तू बीच में ना पड़। बीच में तो मैं हूं ही, तुझे ही सामने से हटना पड़ेगा। वो दृढ़ता के साथ बोला, मुझे तेरी और तेरे गैंग की सारी सच्चाई मालूम है, और तू अगर मुझसे उलझना ही चाहता है तो ही इसे हाथ लगाना, वरना चुपचाप चला जा। और इसको क्यों छोड़ दूं मैं? तुझे क्यों इससे इतनी हमदर्दी हो रही है? क्या है तेरी? वो बेशर्मी से बोला। बहन है मेरी, समझा? निशा ने भरी आंखों से सौरभ की ओर देखा। अब भी अगर तुझको लगता है कि तू इसे ले जा सकता है तो फिर हाथ लगाकर दिखा। अभिनव ने वापस से एक फोन लगाया और वहां से तेजी के साथ निकल गया। सौरभ ने निशा को कार में बिठाया और वहां से बाहर आ गए। रास्ते भर निशा सदमे में बैठी रही। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। सौरभ ने हॉस्टल के पीछे गाड़ी रोकी और बाहर आ गया। दूसरी तरफ से निशा भी चुपचाप बाहर आ गई और चुपचाप अपने हॉस्टल की ओर जाने लगी। सौरभ ने पीछे से आवाज दी, निशा 1 मिनट, देख जो भी हुआ एक बुरा सपना समझकर भूल जा, कुछ नहीं हुआ। इन शब्दों पर जोर देता हुआ बोला और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला। जैसे ही सौरभ ने उसके सिर पर हाथ रखा, वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए बोली, थैंक यू सौरभ, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऊपर हॉस्टल में पूनम भी अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी और निशा भी बाहर गई थी, तो वह मन बहलाने के लिए बालकनी में खड़ी थी। तभी वहां सौरभ ने कार रोकी थी। वो नीचे यह सब देख रही थी। सुनाई तो कुछ नहीं पड़ रहा था, पर वह उनके एक्सप्रेशन से समझने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही निशा सौरभ के सीने से लगी, पूनम के माथे पर बल पड़ गए। ये दोनों इतनी रात को क्या कर रहे हैं? जासूसी वाला दिमाग फिर एक्टिव हो गया। कहीं यह दोनों ही तो डेट पर नहीं गए थे और अभी ये इसको छोड़ने आया हो। आंखें छोटी करते हुए मन ही मन बोली, और मुझे बेवकूफ बनाया कि मैं अंकल के घर जा रही हूं। हां, आ तू ऊपर, फिर तेरी खबर लेती हूं। नीचे सौरभ ने उसको अपने आप से दूर किया और बोला, तुझको देखकर मुझे लवली की याद आती है। यह सुनते ही निशा ने नजर उठाकर सवाल भरी आंखों से देखा। अरे मेरी बहन लवली, वो हंसते हुए बोला। चल अब बस कर, रुलाएगी क्या? उसने हंसते हुए माहौल को हल्का बनाने की कोशिश की। चल
अब चुप हो जा और जा अपने हॉस्टल, ध्यान रखना अपना, बाय बाय बोलकर वहां से चला गया। जैसे ही ऊपर रूम पर आई, पूनम ने उसको दबोच लिया। क्यों मैडम, आ गई जल्दी अंकल के घर से? उसने सवालिया निगाह से पूछा। हां, आ गई। निशा ने बात फिर टालने की कोशिश की और अपने कपड़े बदलने के लिए अलमारी की तरफ जाने लगी। पूनम फिर बीच में खड़ी हो गई। तू मुझसे झूठ बोल रही है, मैंने देखा तुझे सौरभ के साथ नीचे, तेरा अफेयर चल रहा है क्या? सेट अप पूनम, उसके बारे में ऐसा मत बोल प्लीज। अच्छा, अब बड़ा पक्ष लिया जा रहा है। पहले तो तू, हां पहले मैं ही उसे गलत समझती थी। पूनम, आज एक बात पता चली है, जो जैसा दिखाई दे जरूरी नहीं होता कि वह वैसा ही हो। कई बार हमारी नजरों का फेर भी होता है जिसे हम समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। आसपास के लोग हमारे चारों ओर उस इंसान के लिए एक इमेज बुन देते हैं जिसको हम सच्ची मानने लगते हैं। पूनम सीरियस होकर उसकी बात सुन रही थी। निशा को रोना आ गया। फिर उसने सारी बातें पूनम को बताई। पूनम निशा को चुप कराते हुए सौरभ के बारे में सोचने लगी। कुछ दिनों बाद सभी दोस्त मिलकर मसूरी जाने का प्लान करते हैं। पूनम रूम में बैठी सोच ही रही थी कि जाऊं कि नहीं, मामा जी परमिशन देंगे कि नहीं। तभी गार्ड ने आकर बताया कि कोई उससे मिलने आया है, नीचे वेटिंग रूम में इंतजार कर रहा है। वह नीचे आती है। वेटिंग रूम का जैसे ही दरवाजा खोलती है, वो देखकर खुश हो जाती है। मामा जी, आपने बताया भी नहीं कि आप आ रहे हैं। अरे, तुझे बता देता तो तेरे चेहरे की यह खुशी कहां से देखने को मिलती। गाल थपथपाते हुए बोले, चलो मामा जी, आप पूनम से बातें करें, मैं जाती हूं। यह बोलकर निशा वहां से चली गई। मामा जी पूनम को सामान पकड़ाकर बोले, यह रख, तेरे लिए कुछ लाया था। मैंने लड़के वालों से बात की थी, पर उनका कहना है कि तुम्हारी पढ़ाई को कुछ महीने ही बचे हैं, तो वह लोग सीधे शादी ही करना चाहते हैं। तो क्या बोलती है? मामा जी उसकी ओर देखकर बोले, जैसा आपको ठीक लगे। मामा जी, मैं तैयार हूं। आपने जो भी सोचा होगा वो मेरे लिए बेस्ट ही सोचा होगा। चेहरे पर मुश्किल से मुस्कुराहट लाती हुई बोली, ठीक है, फिर मैं उनसे बात करती हूं। खुशी से बोले, अच्छा, ये निशा बोल रही थी कि तुम सब मसूरी जाने का प्लान किए हो। नहीं मामा जी, मैं नहीं जा रही, पूनम फौरन बोली। अरे क्यों नहीं जाओगी? अभी ही तो उम्र है घूमने की। या ले कुछ पैसे रख, बाकी मैं तेरे अकाउंट में डाल दूंगा। अब बहुत देर हो गई है, मुझे वापस जाने के लिए ट्रेन नहीं मिलेगी। फिर यह बोलकर मामा जी वापस चले गए। पूनम भी उस ग्रुप में शामिल हो जाती है। सौरभ, पूनम, निशा, कमल और उसके ग्रुप के और सभी दोस्त रेडी होकर मसूरी के लिए निकल पड़ते हैं। मसूरी में सभी लोग पहुंचते हैं। वहां से सब टैक्सी लेकर होटल में जाते हैं जो पहले से ही बुक है। पूनम मसूरी आकर बहुत खुश होती है। वो रास्ते भर कार की विंडो से बाहर खूबसूरत नजारे देखती हुई आई है। होटल में आकर सब अपने बुक किए हुए रूम में चले जाते हैं। पूनम और निशा एक ही रूम में रुके थे। सब थके होने के कारण एक ब्रेक लेते हैं और आराम करने लगते हैं। शाम को सभी घूमने जाते हैं। सब में पूनम की खुशी सबसे ज्यादा थी, क्योंकि वह इससे पहले कभी किसी हिल स्टेशन में नहीं आई थी। वो हर पल को अपनी यादों में बसा लेना चाहती थी। दूसरे दिन सौरभ को किसी फोटो शूट के लिए वहीं आसपास की लोकेशन पर पहुंचना था, पर वह पूनम को मसूरी में अकेले छोड़ना भी नहीं चाहता था। फिर भी उसका जाना जरूरी था, तो वह दिन में जाना प्लान करता है, जिससे सभी शाम को होटल के आसपास ही रहे। पूनम कहीं दूर की प्लेस पर अकेली ना जा पाए। सुबह सभी एक पुराने माता के मंदिर दर्शन के लिए निकलते हैं। वहां अच्छा मौसम होने के कारण काफी भीड़ होती है। सभी वहां लाइन में खड़े होते हैं। सौरभ भी पूनम के पीछे ही खड़ा रहता है। एक परिवार भी वहां मौजूद है। उस फैमिली के बच्चे बहुत शैतानी कर रहे थे। तभी एक बच्चा चुपके से आकर पूनम की चुन्नी को सौरभ की बेल्ट में फंसा देता है, जिसका उन दोनों को ही पता नहीं चलता। दोनों पूरे मंदिर के दर्शन और परिक्रमा बंधन में बंधे हुए ही कर लेते हैं। बाहर आकर जैसे ही पूनम आगे बढ़ती है, उसकी चुन्नी खिंच जाती है। जब वह मुड़कर देखती है, तभी सब बाकी लोगों की भी नजर उन पर पड़ जाती है। सभी उन दोनों को छेड़ने लगते हैं।
अरे फेरे ले लिए तुम दोनों ने तो बताया भी नहीं, बोलकर उनके ग्रुप का एक दोस्त हंस दिया। बाकी भी पीछे से हंसने लगे। दोनों ही झेप कर इधर उधर देखने लगे। सभी वहां से घूमकर वापस होटल आ गए। सौरभ वहां से अपने काम पर चला गया। सभी लोग रात को वापस घूमने आ गए। पूनम को जब सौरभ नहीं दिखा तो उसने भी सौरभ के बारे में पूछ लिया। देर रात को सौरभ वापस आया। सुबह सुबह सौरभ अपने रूम में बैठा कॉफी पी रहा था और बाहर के खूबसूरत नजारे देख रहा था। तभी उसकी नजर चेयर पर बैठी पूनम पर जाती है। वह ठंड में बाहर बैठी अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ रही है। सुबह के होते उजाले में वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी नाक ठंड से लाल हो चुकी थी, जिसको देखकर एक बार सौरभ के चेहरे पर हंसी आ गई। फिर बिना देर किए उसने अपना कैमरा निकालकर उसकी फोटो लेना चालू कर दिया। तभी वहां निशा उसको ढूंढती हुई आ गई और वह दोनों वहां से चले गए। शाम को सभी फिर घूमने गए। वहां पर भी सौरभ ने उसकी कुछ फोटो चुपके से निकाल ली। रात को सभी अपने रूम में वापस आए। रात को सौरभ कैमरे में पूनम की फोटो देख रहा था। तभी उसको बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। वह जल्दी से बाहर आ गया। बाहर स्नोफॉल शुरू हो गया था, जिसको सभी एंजॉय कर रहे थे। पूनम भी बच्चों जैसे खुश होकर नाच रही थी। यह देखकर सौरभ मुस्कुरा दिया, फिर वापस अपने रूम में चला गया। दूसरे दिन सभी एक पहाड़ी पर पहुंचे। रात भर स्नोफॉल होने के कारण ठंड बहुत ज्यादा थी और प्रकृति ने चारों ओर एक सफेद चादर ओढ़ा दी थी। सभी बर्फ का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर में बर्फबारी फिर से चालू हो गई थी। सभी लोग खुश हो गए। सभी मस्ती कर रहे थे। तभी बर्फबारी तेज हो गई। सभी लोग वापस होना चालू हो गए। पूनम खड़े होकर बर्फ गिरते हुए देख रही थी। सौरभ भी वापस आने लगा। आधे रास्ते में अचानक उसको पूनम ध्यान में आई। उसको दौड़ते हुए चारों ओर देखा, पर उसको वह कहीं नहीं दिखी। तभी कुछ सोचकर वो वापस उसी ओर दौड़ा जहां वो आखिर में दिखाई दी थी। पूनम थोड़ी देर तक तो वहीं रुककर बर्फ गिरना देखती रही, पर जब उसे उसकी तीव्रता का भान हुआ तो वह भी थोड़ा डर गई और वापस आने के लिए मुड़ी। तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वह लुढ़कते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर आने लगी। यह सब सौरभ ने देख लिया। वह भी तेजी से पूनम के पीछे भागा और पहाड़ी से नीचे वह भी आ गया। पूनम इस घटना के बाद बेहोश हो गई। सौरभ भी पूनम को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसे पूनम बेहोश मिल गई। वह पूनम के गालों को थपथपाने लगा और बेहोशी की अवस्था से बाहर लाने की कोशिश करने लगा। कुछ समय बाद उसकी बेहोशी टूटी और दोनों वहां से वापस आने की कोशिश करने लगे, पर रास्ता भटक गए और खो गए। चलते चलते अंधेरा होने लगा। सौरभ भी सिचुएशन देखकर घबरा गया, फिर भी पूनम को हिम्मत देता रहा। चलो पूनम, अभी थोड़ा और चलना है, कोई सेफ जगह देखनी है अंधेरा बढ़ने से पहले। नहीं सौरभ, अब और चला नहीं जाएगा, उससे वह हाँकते हुए बोली। सौरभ ने उसको अपने हाथ से सहारा दिया और साथ लेकर चलने लगा। उसने अपने मोबाइल को पॉकेट से निकालकर चेक किया। नेटवर्क अभी भी नहीं मिल रहा था। बर्फ भी अपने स्वभाव पर थी। आगे का रास्ता भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था और दोनों की थकान बढ़ती ही जा रही थी। पूनम फिर रुक गई। सौरभ, मुझसे अब एक कदम और आगे नहीं चला जाएगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं मर जाऊंगी। नहीं पूनम, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। बस बच्चा, थोड़ा और हिम्मत कर लो, वह रिक्वेस्ट करता हुआ बोला। मोबाइल की रोशनी करके वह आगे बढ़ता जा रहा था। उसको कुछ दूर कुछ मकान सा दिखाई दिया। उसको देखकर उसकी खोती उम्मीद को एक सहारा सा मिला, पर अब पूनम अपना होश खोने लगी थी। सौरभ ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया और तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगा। उसका अंदाजा ठीक निकला। वह एक मकान ही था जो शायद किसी का आउट हाउस था। दरवाजे पर ताला लगा था। सौरभ ने पास में रखा एक भारी पत्थर उस पर वार किया। ताला झटके से टूट गया। सौरभ पूनम को गोद में उठाकर अंदर ले आया और सामने रखे बेड पर लेटाकर पास में पड़ा कंबल से कवर कर दिया। अब वह पूरे मकान का जायजा लेने लगा। एक ड्रॉर में उसको एक लाइटर और कैंडल मिल गई। उसने उसको जला दी, जिससे कमरे में उजाला फैल गया। सौरभ वहां रखी लकड़ियों को जलाने की कोशिश करने लगा।
थोड़ी देर बाद वो लकड़ियां जलने लगी। सौरभ पूनम के पास आकर उसके माथे को छूकर देखा। पूनम का शरीर ठंडा पड़ा था। उसने उसके हाथों से ग्लव्स निकाल दिए और हाथों को मलने लगा। फिर पैरों से सूज भी निकालकर उसको भी मलने लगा। कमरा गर्म होने ही लगा था कि अचानक से लकड़ियां बुझने लगी। सौरभ वापस अलाव की ओर भागा। उसने लकड़ियों को जलाए रखने की बहुत कोशिश की, पर आग बुझ ही गई। शायद लकड़ियां गीली थीं। सौरभ ने वापस से कोशिश की। 2 घंटे जूझने के बाद भी उसे अलाव जलाए रखने में कोई कामयाबी नहीं मिली। वह वापस पूनम की हालत देखने उसके पास आया। छूकर देखा तो वापस उसका शरीर ठंडा होता मिला। वह बेहोशी में भी बुरी तरह कांप ही रही थी। उसने कमरे में दूसरी ब्लैंकेट तलाशा, पर वहां सिर्फ वही एक ब्लैंकेट थी जिसे वह पहले ही उड़ा चुका था। उसने अपना भी जैकेट निकालकर उड़ा दिया और वापस से उसके हाथों और पैरों को बारी बारी से मलने लगा। वह उसको बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह जब कोशिश करते 4-5 घंटे बीत गए और पूनम की हालत और खराब होती देख उसको बहुत घबराहट होने लगी। तभी उसको कहीं पढ़ा हुआ याद आया कि हाइपोथर्मिया, शरीर का तापमान कम होना, में अपने शरीर की गर्मी देकर बचाया जा सकता है। पर मैं यह कैसे कर सकता हूं? सुबह जब यह मालूम होगा तो फिर मुझसे नफरत होगी। इसकी नफरत पर आज इसकी यह हालत, ऐसे तो इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। हे भगवान, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी तेज हवा से दरवाजा खुल जाता है, जिसे जल्दबाजी में सौरभ ने अटका के ही छोड़ दिया था। सौरभ ने भागकर दरवाजा बंद किया। कमरा जो अलाव से थोड़ा बहुत गर्म हुआ था, वह बर्फ और हवा से वापस ठंडा हो गया। सौरभ ने अपना मन पक्का कर लिया कि अब उसको क्या करना है। सौरभ अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, मोमबत्ती को बुझा दिया, फिर पूनम की जैकेट उतारने लगा। पूनम को अपनी बाहों में लेकर ब्लैंकेट ओढ़ ली। कुछ देर बाद सौरभ को भी थकान के कारण नींद आ गई। प्यारे साथियों, आज के इस भाग को हम यहीं विराम देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कहानी आगे भी यूं ही दिल को छूती रहे तो कमेंट में जरूर लिखें सेकंड पार्ट। हम बहुत जल्द मिलेंगे इस कहानी के और भी रोचक तथा भावपूर्ण अगले भाग के साथ। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।